Good morning, students. Today we are going to start the very first chapter, which is measurement and error. Measurement and error. So, as per the name of our topic, which is measurement and error, suppose we are going to measure any quantity. If we are going to measure any quantity, then we will use any corresponding scale to measure that particular quantity. Suppose whenever we are going to experiment on any object, or we are going to suppose any length, area, volume, density and all that things by using any instrument, then there will be an error. So first of all, we do required to measure that particular quantity, and after that we will decide the percentage error and the absolute error, type of error and all that things. So okay, measurement, it means we do require a scale. For to measure any quantity we do require a scale. ओके सी स्केल क्या है, तो मैं आपसे बोलूं कि बेटा अगर सपोज करो कि मुझे लेंथ मेजर करनी है, मुझे क्या करनी है, लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या लूंगा उसके लिए, उसी के करस्पॉन्डिंग स्केल लूंगा. अगर मुझे वॉल्यूम मेजर करना है तो मैं उसी के करस्पॉन्डिंग लूंगा. सपोज करो कि मुझे एक बॉटल है, बॉटल में क्वांटिटी है, सपोज कर वाटर है, तो क्या मैं वाटर की क्वांटिटी को क्या मैं सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर सकता हूं? तो आप बोलोगे नहीं सर. तो अगर मेरे को किसी क्वांटिटी को मेजर करना है तो करस्पॉन्डिंग स्केल होना चाहिए उसी के करस्पॉन्डिंग. अच्छा, बात करें तो स्केल, तो सर स्केल की रेंज हो सकती है. क्या हो सकती है बेटा? रेंज हो सकती है ना. सपोज करके आपका सेंटीमीटर स्केल है, मैं बात करूं सेंटीमीटर स्केल की, जो हम लोग यूज करते हैं या आप लोग यूज करते हुए आए होंगे, तो सेंटीमीटर स्केल जो है उस पे बेटा आपको ऐसा स्केल होगा. इट मींस उसका जो लीस्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा बेटा? 0 होगा, और ये मैक्सिमम वाला कितना होगा? 15 होगा. अगर आपने देखा हो तो, और यहाँ लिखा होता सेंटीमीटर, है ना. तो 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, इट मींस द रेंज ऑफ द स्केल इज डिसाइडेड बाय द मिनिमम टू मैक्सिमम क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्केल इज नोन एज रेंज. सो रेंज क्या हो जाएगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की? 0 से कितना है तो कितना है, तो 15 है, और क्या है? सेंटीमीटर है ना. अगर मैं बात करूं एमीटर, या वो एमीटर अगर आपने देखा हो तो एमीटर का रीडिंग ऐसा कुछ होता है बेटा, उसमें ये नॉब होता है, ठीक है. तो ये 0 होता है, आइदर डायरेक्शंस में हो सकता है. तो ये मान लो कि 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 एम्पियर तक देगा, है ना. तो ये एमीटर है, मान लो ये एम्पियर है ना. तो इधर भी 1 2 3 एंड 4. सो इसका जो स्केल होगा तो वो क्या है? आइदर डायरेक्शंस में हो सकता है. वी नो दैट करंट फ्लो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट. इट मींस द डिफ्लेक्शन इन दैट पर्टिकुलर मीटर इन आइदर डायरेक्शन. सो वी कैन से रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज, रेंज कितना हो जाएगा बेटा? तो आप बोलोगे सर एमीटर को एम्पियर में मेजर करते हैं करंट को, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से 4 एम्पियर, 0 टू 4 एम्पियर. सो रेंज क्या है? किसी स्केल से हम कहां से लेके कहां तक कितना मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केल. अच्छा सर, रेंज की बात हुई. सेकंड पॉइंट आता है बेटा आपको जो है लिस्ट काउंट, LC, लिस्ट काउंट. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट काउंट? सी इसी के नाम से ही पता चल रहा है कि बेटा लिस्ट काउंट का मतलब लिस्ट मतलब मिनिमम. सो लिस्ट काउंट जो होगा बेटा वो इंपॉर्टेंट है. 12th का जो एक्सटर्नल होता है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसका कि लैब में जब भी आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो व्हाट यू मीन बाय लिस्ट काउंट. ओके, सो लिस्ट काउंट जो होता है बेटा वो क्या होता है? It is defined as the minimum quantity. It is defined as the minimum quantity which can be measured. List count is defined as the minimum quantity which can be measured by using any instrument. By using any instrument is known as list count of that particular instrument. अगर मैं बात करता हूं कि आपका सेंटीमीटर स्केल है, आपका सेंटीमीटर स्केल है, और ये 0 सेंटीमीटर है, थोड़ा मैं जूम आउट करके बता रहा हूं बेटा, और ये 1 सेंटीमीटर है. ये कौन है? 1 सेंटीमीटर. ओके, तो 0 से 1 के बीच में अगर आपने देखा हो तो 10 डिविजन आ रहे होते हैं. 1 2 3 4 और 5 वाला थोड़ा बड़ा होता है ना. फिर होता है 1 2 3 और 4. इट मींस देयर आर 10 डिविजन्स in 1 centimeter. There are 10 divisions in 1 centimeter. Okay, so least count क्या हो सकता है? या तो ऐसा बोलूं कि the minimum quantity which can be measured by using that particular scale, or we can say the measurement corresponding to a least division. It means इसका ये जो सिंगल डिवीजन है क्या मैं उतना ही मेजर कर सकता हूं? हाँ, तो आप बोलोगे सर इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग टू सिंगल डिवीजन, है ना. करस्पॉन्डिंग टू सिंगल डिवीजन मतलब मैं छोटे से छोटा कितना मेजर कर सकता हूं? तो आप बोल सकते हो सर 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता हूं. कितना कर सकता हूं? 0.1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 डिविजन्स क्या देंगे बेटा आपको? 10 डिविजन्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. और मैं मेजर कितना कर सकता हूं? तो 1 डिवीजन में काउंट कर सकता हूं. सपोज कर कि ये एक स्केल है ऐसा,
अब बताओ कि इसका वैल्यू कितना, मान लो कि ये मेरा मेजर्ड स्केल, यहां से मैंने स्केल रखा, इसको मैं मेजर कर रहा हूं, तो आप बोलोगे कि सर इसका जो 1 है और 2 है, इन दोनों के बीच में कुछ आंसर आएगा, 1 और 2 के बीच में कुछ आंसर आएगा, मतलब मैं सर्टेन नहीं हूं, तो मुझे स्केल चेंज करना पड़ेगा, फिर मुझे उससे भी छोटा स्केल लेना पड़ेगा, है ना। तो आप जिस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको स्केल यूज करना है, कि सपोज करके मुझे किलोमीटर्स में डिस्टेंस मेजर करना है यहां से दिल्ली का, तो क्या मैं सेंटीमीटर स्केल यूज करूंगा? नो, आप बोलोगे सर किलोमीटर स्केल यूज करोगे, है ना। तो हमारी जो गिवन क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग, हमारा जो जिस चीज को हम मेजर करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्केल यूज करेंगे। बट लीस्ट काउंट क्या होता है कि जो छोटे से छोटा डिवीजन है उस स्केल का, उसका रीडिंग क्या है। अगर मैं सेंटीमीटर स्केल की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल सेंटीमीटर स्केल की बात करते हैं, तो सेंटीमीटर स्केल में जो बेटा आपका जो छोटे से छोटा डिवीजन कौन है, वो सिंगल डिवीजन है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। मान लो आपने नहीं आता, तो आप क्या करोगे कि पहला जो है 0 से 1 जो पहला सेंटीमीटर है, तो आप उसके बीच में वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन 0 to 1, between 0 to 1, and you will found there are 10 divisions. So 10 division will give us 1 centimeter. So the value corresponding to 1 division. So 1 division will give us 1/10 centimeter. बोले तो 0.1 centimeter, which is least count. Which is least count. ओके, सो लिस्ट काउंट क्या है बेटा, आपको छोटे से छोटा कितना मेजर कर सकते हो उस स्केल से, वो उस स्केल का लिस्ट काउंट होगा। स्केल का लिस्ट काउंट स्केल टू स्केल वेरी करेगा, आपका स्केल क्या है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट काउंट भी वेरी करेगा। आपको छोटे से छोटा डिवीजन है उसके करस्पॉन्डिंग उसके स्केल, उस मेजरमेंट मेजरिंग स्केल की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी द लिस्ट काउंट फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अच्छा सर, हम जो है कि हमने काउंटिंग कर लिया, बट काउंटिंग किया तो हम उसमें थोड़ा सा और बेटा, इसी में मेजरमेंट में हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट मींस कौन सा डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है या कौन सा नहीं है। तो आपको मैं बात बताऊं कि बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज्यादा होंगे एक्यूरेसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे होगी, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लो किसी ने बोला कि किसी स्टूडेंट से मैंने पूछा, बोला हाउ मेनी परसेंट यू गॉट इन 10th बोर्ड रिजल्ट। सो स्टूडेंट एग्जांपल ए ने बोला कि सर मेरे जो रिजल्ट आया वो आया मेरा 69%। किसी ने बोला कि सर मेरा 70, मान लो 69 है। ओके, फिर मैंने पूछा, बोला सही बता, तो फिर उसने बोला सर एग्जैक्ट नहीं है, 68.7 है। अच्छा, फिर मैंने बोला नहीं मुझे और थोड़ा सा डिजिट उड़ा, तो फिर उसने बोला सर 68.72 है। उसने क्या बोला, 68.72 है। अच्छा, तीनों रिजल्ट एक ही स्टूडेंट के हैं, बट मुझे बताइए कि एक्यूरेट कौन सा है। तो आप बोलोगे कि सर ये जो है उसके कंपेयर में ये वाला एक्यूरेट है और इसके कंपेयर में ये वाला एक्यूरेट है। मतलब आपको सिग्निफिकेंट फिगर जो है किसी क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी की एक्यूरेसी के बारे में बोलता है कि कौन सा कितना ज्यादा एक्यूरेट है, अब आप बोलोगे सर 69 जो था ठीक है, या उसको पहले उस बच्चे का एग्जैक्ट रिजल्ट ये था, तो 68.72 ये एग्जैक्ट है। अगर मैं बात करूं कि 72 के बाद भी अगर मैं थोड़ा सा और डिवाइड करूं कि 1354 ऐसा कुछ होता, तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। उसकी बात क्या होगी कि मान लो कि यहाँ डेसिमल के बाद कुछ भी हो सकता है, यहाँ अगर मैं डेसिमल के बाद कुछ भी सपोज कर सकता हूं तो एक्यूरेट नहीं है। वी आर नॉट सर्टेन दैट पर्टिकुलर फिगर और डिजिट व्हिच इज प्लेस्ड ओवर आफ्टर डेसिमल और बिफोर डेसिमल। अगर किसी ने बोला 68.7 मतलब ठीक है, उसने एक डिजिट तक बताया, कोई बोले 68.72 कि आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक डिवाइड करना है, जब आपने बचपन में डिवाइड किया हो तो मतलब क्या कि उस रिजल्ट की या उस मेजर्ड क्वांटिटी की सर्टेनिटी बढ़ती जाती है, एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। क्या होता है कि अगर आप डेसिमल के बाद डिजिट करोगे तो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है कि वो फिगर है जो एक अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी देता है, मतलब आप बोल सकते हो कि अनसर्टेनिटी की एक्यूरेसी देता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन एनी मेजर्ड क्वांटिटी significant figures are the digit which are absolutely correct plus the first uncertain figures। मतलब क्या है कि मान लो कि ये, जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला 67.25, ओके, तो ये इस पर्टिकुलर मेजर्ड क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो वो आपको डिजिट है वो करता है कि अनसर्टेन क्वांटिटी को करेक्ट प्लस करता है। हो सकता है यहाँ डेसिमल के 3rd प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। आप बोलोगे सर 0 to 9 में कुछ भी यहाँ 3rd प्लेस पे हो सकता है, बट अगर मैं आपसे बोलूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो वो एक अनसर्टेन जो आपका ये जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसमें क्या है
कि जो द डिजिट है जो क्या करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस करता है, कि जो कोई बोलता है कि 67.2 था, ठीक है। अब ये जो लास्ट डिजिट जो है वो अनसर्टेन है, हो सकता है कि 5 हो, 4 हो या 3 हो या 9 हो या 0 हो, बट अगर दूसरी बार उसी ने मेजर किया तो उसने लिखा 25, मतलब उसने क्या कर दिया है कि ये जो अनसर्टेन डिजिट था उसको करेक्ट प्लस कर दिया, अनसर्टेन डिजिट को करेक्ट प्लस कर दिया। तो अगर मैं यहां बात करूं तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बेटा, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ओके। यहां कितना है तो 4 है, मतलब जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो हमारे रिजल्ट की या मेजर्ड क्वांटिटी की आपकी जो है एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आपने सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया, लेकिन अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट ओवर हियर वन बाय वन, ओके। सो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, बेटा इंपॉर्टेंस नहीं है बट फिर भी मैं थोड़ा पढ़ा देता हूं, आपके सिलेबस में दिया है इसलिए। तो जो रूल 1 जो बोलता है वो ये बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, all non-zero digits are significant. The very first rule to count significant figures, that is all non-zero digits are significant. For an example, अगर मैं बात करता हूँ 6.2538, so here all non-zero digits are over here, so we can say in this particular measured quantity the significant figures are 1 2 3 4 5, so 5 significant figures are over here. सी, फिर से मैं रूल बोल रहा हूं बेटा, आपको नोट डाउन करना है साथ साथ में कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ओके। रूल सेकंड बोलता है, रूल सेकंड जो है बेटा वो क्या है कि जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, zeros between two non-zero digits are significant, zeros between two non-zero digits are significant. For an example 6.0028, okay. See, this is another example. Rule according to rule second, zeros between two non-zero digits are significant. See, zeros between two non-zero digits. See, there are two zeros which are between non-zero digits. Okay, we can say here significant figures are 5. The very first rule, all non-zero digits are significant. The second rule, zeros between non-zero significant or zeros between non-zero digits are significant. And the third one, the trailing zeros after the trailing zeros, the third rule जो बोलता है वो बोलता है trailing zeros after decimal, trailing zeros after decimal are significant. It means आपके decimal place के बाद भी अगर कोई trailing zeros है, trailing zeros का मतलब समझते हैं आप, ये 6.2 है तो इसके आगे ये क्या है बेटा, ये trailing zeros है, ये क्या है trailing zeros है। तो आपने बोला था कि सर ये एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं, हाँ मैं बता रहा हूं कैसे। किसी ने रिजल्ट लिखा 6.2, एक बच्चे ने रिजल्ट लिखा 6.20, एक बच्चे ने लिखा 6.200, मतलब क्या हुआ कि ये तो सेकंड डिजिट ही अनसर्टेन हो गया, डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट क्या हो गया बेटा, अनसर्टेन हो गया। यहाँ डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट अनसर्टेन है, यहाँ डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट अनसर्टेन है, मतलब उसने डेसिमल के 3 प्लेसेस तक एक्यूरेसी दिया है, मतलब तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा, ये वाला। तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स भी काउंट होंगे कब, जब डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोस हो, डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोस हो। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, सो all trailing zeros after decimal place are significant. For an example, अगर मैं बात करूं 6.2010, so how many significant figures are over here? 5 significant figures are over here. Significant figures are 5. तो आपको 1 by 1 रूल याद रहेगा, जब हम सारे के सारे रूल पढ़ लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे, तो आपको फिर significant figures काउंट करने का पूछा जा सकता है। तो आपको रूल 1 by 1 याद रखने हैं। अगर आप बोलोगे कि सर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, zeros between two non-zero digits are significant. अच्छा, trailing zeros after decimal are known as significant. अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट रूल जो बोलता है कि पावर ऑफ 10। अच्छा, मान लो कि मेरे पास कोई रिजल्ट है, सपोज करके जैसे मैं लिखूं कि आप लिखते हो कि सर अवोगाद्रो नंबर जो है, अवोगाद्रो नंबर लिखते हो ना आप 6.023 into 10⁻⁻23 सॉरी +23। अगर मैं रूल नंबर 4 की बात करते हैं,
रूल नंबर 4 तो बोलता है कि पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4 बोलता है पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे बात करूं कि आपका कोई मेजर्ड क्वांटिटी है, मान लो कि आपने मेजर किया, वो है आपका, मान लो कि कोई p आपने मेजर किया, तो वो आपने लिखा 6.023 into 10⁻⁻6, मान लो ऐसा कुछ आपने मेजर्ड लिखा। तो आप बोलोगे कि सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो ये जो 10⁻⁻⁻ जो होते हैं बेटा, हम उनको सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओवर हियर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओवर हियर। ओके, सो आपको पता चला कि आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कैसे कैलकुलेट करने हैं और कितने कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो रूल है वो बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो रूल 5 जो बोलता है वो ये बोलता है कि इफ आवर मेजर्ड क्वांटिटी इज लेस देन 0, इफ आवर मेजर्ड क्वांटिटी इज लेस देन 0, देन the zeros after decimal are not significant. Then the zeros after decimal are not significant. Then the zeros after decimal are not significant. Suppose that the measured quantity Q is like as 0.00203. Okay, 0.00203. It means our measured quantity which is less than 1. Our measured quantity which is less than 1. It means the zeros after decimal. The zeros after decimal are not significant. It means ये वाले जो zeros है बेटा वो significant नहीं है. It means यहाँ significant figures कितने हैं? There are 3 significant figures only, 2, 0 and 3. These are only the significant figures. तो आपको नया रूल पता चला कि आपका कोई क्वांटिटी है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, इट मींस हम लिखेंगे 0.00, है ना। तो लेस देन 1 है तो उसमें जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, बट जो आपके डेसिमल के बाद जो कंटिन्यूस जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जो डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अच्छा, मैं बात करूं कि किसी मेजर्ड क्वांटिटी में, किसी मेजर्ड क्वांटिटी को नेक्स्ट रूल जो बोलता है वो ये बोलता है कि आपने किसी क्वांटिटी को मेजर किया, मान लो कि आपने लिखा 6.400, मान लो कि अगर आपसे बोला गया कि ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल क्या है? ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अब मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि यही मैं आपको बोलता है कि आपका जो मेजर्ड क्वांटिटी है वो मान लो कि A है और उसका आपने मेजर किया, तो वो ऐसा कुछ मेजर किया कि मान लो 6.400। ओके, 6.400, इट मींस ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये मान लो कि अगर मैं इसको बोलता हूं सेंटीमीटर, मैंने इसको बोला सेंटीमीटर, ओके, मैंने इसको सेंटीमीटर बोल दिया, मान लो 6.40 सेंटीमीटर बोला, एक ही बोला, मान लो ऐसा बोला, ठीक। यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो आप बोलोगे सर यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। अच्छा, ये तो हम रूल पढ़ गए, लेकिन अगर इफ वी आर गोइंग टू चेंज द यूनिट, इफ वी आर गोइंग टू चेंज और कन्वर्ट द मेजर्ड वैल्यू इनटू अनदर यूनिट, देन देयर विल बी नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन देयर विल बी नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं बात करूं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। अगर मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो भी वहां कितने होगा? अगर मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 640 हो जाएगा, 0.640। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने इसको कन्वर्ट किया तो मैं लिखूंगा इसको 64.0, ठीक है। तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? वही है। अगर मैं इसको 640 में कन्वर्ट कर दिया, स्केल यूनिट चेंज कर दिया, यूनिट चेंज कर दूंगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहेंगे बेटा? सेम ही रहेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये बोलता है कि किसी कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं? अगर आपसे बोला जाए कि कोई कांस्टेंट है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट रूल जो है बेटा आपका वो है कि किसी कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं? तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिगर्स होते हैं किसी कांस्टेंट में। अगर बात करता हूं नेक्स्ट जो रूल है बेटा, नेक्स्ट रूल बोलता है कि द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ कांस्टेंट नंबर और डिजिट आर इनफाइनाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास 11th में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 15 है। क्लास 11th में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास तो कितने हैं? 15 है। और वो एग्जैक्ट ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 15.23, ऐसा हो सकता है क्या? अनसर्टेनिटी हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ फैमिली और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो अनसर्टेनिटी है ही नहीं। ये 15 अपने आप में क्या है? कंप्लीट है, ये एक्यूरेट है। यहाँ कोई एक्यूरेसी का मिसमैच हो सकता है क्या? इफ आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ फैन इन दैट पर्टिकुलर क्लासरूम, देन देयर आर 6 फैंस। सो अगर मैं बात करूं कि फैन कितने हैं बेटा यहाँ,
तो 6 है, तो 6 क्या है, एक्यूरेट है, इट मींस यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। Okay, so these are the about significant figures. How we will calculate significant figures? So there are the basic particular rules which you have to remember. So we have seen the rules for counting of significant figures in any major quantity. Now, if we have to add, subtract, if we have to add, subtract two measured quantities, then how you will add? See, suppose we have to add P and Q. Suppose the P is having 4 significant figures. In P there are 4 significant figures. Okay. And in Q there are 3 significant figures. So how we will decide in addition or subtraction? In addition, subtraction, multiplication and division. In addition, subtraction, multiplication and division, the number of significant figures. Suppose कि आपके पास बेटा कोई भी 2 डिजिट है, मेजर डिजिट है, उसमें हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर्स माइट बी डिफरेंट इन बोथ और मे बी सेम, इट डजंट मैटर, बट इफ वी आर गोइंग टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड all both of these quantities, then what will be the significant figures in our final answer? Okay, so what will be the significant figures in final answer? So कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको ये बताना है कि बेटा the significant figures in final answer will be same as least in given. समझ में आया? मतलब क्या बोलना है कि आपको अगर मान लो कि 2 मेजर्ड क्वांटिटी है, सपोज वी आर गोइंग टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी 2 मेजर्ड क्वांटिटी, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल आंसर ऑलवेज सेम एज द लीस्ट आउट ऑफ देम. अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं उन दोनों को, तो हमारा जो एडिशन होगा तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होनी चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. क्या होने चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सपोज करके जैसे मेरे पास आंसर आया कि मान लो कि 4 आ गया, 1 2 5 7. ओके, मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए? इसमें आप बोलोगे सर ये मैंने ऐड किया, मान लो कि P प्लस Q को मैंने ऐड किया और मेरे पास ये आंसर आया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? कोई बोलेगा सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5. There are 5 significant figures, but how many significant figures we have to have in final answer? So according to least number of significant figures in given data, so we have significant figures in P is 4 and in Q is 3, so we have to round off our final answer up to 3 significant figures, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? 4.1257 है. तो राउंड ऑफ के रूल सिखाए होंगे कि बेटा अगर आपका लास्ट डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, वो आपका ग्रेटर देन 5 है, और हमारा जो उससे पहले वाला जो है सेकंड लास्ट डिजिट अगर इवन है और ऑड है तो उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ होता है. तो ये यहां मेरा क्या है बेटा? ये यहां मेरा ऑड है, तो और ये 5 से बड़ा है लास्ट, तो मैं पहले डिजिट राउंड ऑफ करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 4.126. तो देखो मैंने राउंड ऑफ करके क्या किया? सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिड्यूस किया. Here in this particular answer we have 4 significant figures, but we have to calculate our answer in least significant figures which is according to Q, which is 3. So again we have to round off. और अगर बात करें तो बेटा ये less than 5 है और ये भी इवन है, ये भी है, तो हम इसको लिखेंगे बेटा 4.12. और जनरली ऐसा बोला जाता है कि हम अगर हमारा नंबर जो है 5 से बड़ा है तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हम उसको 1 इंक्रीज कर देते. बेटा जनरली ऐसा नहीं होता. राउंड ऑफ के रूल्स है जो केमिस्ट्री में आप सर ने पढ़ाए होंगे. तो ये अगर आपका इवन है और ये आपका ग्रेटर देन 5 है, तो राउंड ऑफ करते टाइम हम उसको करेक्ट प्लस नहीं करते, तो वो एज इट इज रहेगा. कैसा रहेगा? एज इट इज. अगर मैं इसको अगेन राउंड ऑफ करना चाहूंगा तो ये 4.1 बन जाएगा, और अगर फिर मैं उसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये 4.4 ही बन जाएगा. ठीक है, तो ये राउंड ऑफ के रूल्स है. अगर आपको जरूरत, मैं बोल रहा हूँ 99.9% आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा. अगर हो तो आपको क्या डिसाइड करना है? जो आपको गिवन क्वांटिटी में जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करने चाह रहे हैं उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यू हैव टू काउंट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आवर फाइनल आंसर. ओके,
So this is the little bit about significant figures and all. Now we have to discuss about error. Now we have to discuss about error, and 99% times the question will be asked to you in any exam that will relates to error only. That will relates to error only. Even in NEET and JEE also. Even in NEET and JEE also. Okay, so you have to focus how we will calculate error in measured quantity and all. See, what do you mean by error? What do you mean by error? The very first question will arise by name itself. What do you mean by error? See, sir, error, if we are going to measure any physical quantity, suppose I told you have to measure the length of this particular chalk stick. Okay, so so many small students measure the length of this particular chalk stick is the very first student measured 4.26 centimeter. The other one measured 4.52 centimeter. Another one student measured 4.48 centimeter. Okay, so these are the three observations by separate students by using their own scales. Okay, but we know the exact length of this particular, the absolute length, और मैं बोलूँ कि the exact data जो है बेटा, इसका जो exact length है वो L given है, वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर. ओके, सो ये इसका क्या है बेटा, ट्रू वैल्यू है. क्या है बेटा, ट्रू वैल्यू. और ये क्या है आपके मेजर्ड वैल्यूज. Okay, so error is defined as the difference between true value and measured value of any physical quantity. If we are going to measure any physical quantity by using our own scales, then we will get a measured value data. Okay, but the true data which is given us, suppose for an example, the length of this particular chalk stick which is given 4.5 centimeter. If I asked to three students to measure that particular length, so the very first student measured 4.26, then another one is 4.52, and the third one is 4.48. Okay, so these are the measured value and this is true value. So error is defined as the difference between true value and measured value. Error is defined as the difference between true value and measured value. कि आपका जो true value है और आपने जो measured किया है, उन दोनों का जो difference होता है बेटा, वो क्या होता है, error होता है. वो क्या होता है, error होता है. तो error बहुत तरीके से हो सकता है कि मान लो कि आपको measure करना है इस chalk stick का length और आप measure कर रहे हो इंच स्केल से, तो सेंटीमीटर में आपका error हो ही जाएगा ना. तो लिस्ट काउंट जितना अच्छा होगा, जितना कम से कम होगा, तो उसका एक्यूरेसी भी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब एरर भी उतनी ही कम होगी, है ना. तो इफ वी आर गोइंग टू मेजर एनी क्वांटिटी बाय यूजिंग स्केल, सो वी शुड चूज दैट स्केल व्हिच हैव लीस्ट काउंट. मतलब जिस स्केल का लिस्ट काउंट छोटे से छोटा होगा तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी. अच्छा, बात करते हैं टाइप ऑफ एरर. बात करते हैं हम टाइप ऑफ एरर. ओके, कि हमारी जो एरर हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है. टाइप्स ऑफ एरर. टाइप्स ऑफ एरर. तो सबसे पहला एरर जो है बेटा वो है सिस्टेमेटिक एरर. सबसे पहला एरर जो है बेटा वो क्या है, सिस्टेमेटिक. सिस्टेमेटिक एरर. एरर जो है वो सिस्टम की वजह से है तो वो सिस्टेमेटिक एरर है. मैं बात करूं जैसे आपसे कि आपको बेटा यहां कोई आपको एक सब्सटेंस दिया है, सपोज करके ये आपको इसमें लिक्विड है. इस लिक्विड की हाइट आपको मेजर करनी है. इस लिक्विड की हाइट मेजर करनी है. अगर मान लो कि एटमॉस्फेयर का जो है टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाए, तो इस लिक्विड की, इस फ्लूइड की हाइट में क्या वेरिएशन आएगा. हाँ, और उसको हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं. जैसे आपसे बात किया जाए कि आपको एक गिवन रॉड है, सपोज करके एक एल्यूमिनियम रॉड है, आपको उस रॉड की लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर आप करोगे, बट आप अपनी तरीके से सही हो, आपने सही स्केल यूज किया, बट हो सकता है कि एनवायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से उसमें क्या आ जाए, चेंज हो जाए, या स्केल की वजह से चेंज हो जाए. आपको जो गिवन स्केल है वही गलत है, तो आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या होगा, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू. ओके, तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है कि इंस्ट्रूमेंट, जो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी वजह से हो जाए, या आपके एटमॉस्फेयर की वजह से हो जाए, या आपके एटमॉस्फेयर की वजह से हो जाए. अच्छा, दूसरा जो एरर है बेटा वो है रैंडम एरर. दूसरा एरर कौन है बेटा, रैंडम एरर.
रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि रैंडम एरर ऐसा एरर है जिसका हमें रीजन पता है, जिसका हमें रीजन पता है बट हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, जिसका हमें रीजन पता है बट हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। सपोज कर कि मैं यहाँ लेक्चर ले रहा हूं आप लोगों का, बाहर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बाहर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो मैं ना चाहते हुए भी उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। सी अगर मैं चाहता हूं कि मान लो कि यहाँ ये हाईवे है, हाईवे से ट्रैफिक जा रहा है, तो मेरे को पता है कि उस ट्रैफिक की वजह से यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा, मतलब एरर है, लेकिन क्या मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सो दैट इज नोन एज रैंडम एरर। रैंडमली होगा, अभी मान लो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, लेक्चर ले रहा हूं, कोई आया और इधर से पास हुआ या किसी ने किसी को आवाज लगाया, तो वो क्या रैंडम एरर है, वो क्या है रैंडम एरर है। उसको मैं चाहते हुए भी क्या नहीं कर सकता, मैं उसको दूर नहीं कर सकता। अच्छा, रैंडम एरर हम कैसे निकालते हैं? तो रैंडम एरर अगर मान लो कि मैंने मेजर किया और उसको मान लो कि मैंने किसी ने A1 पहले स्टूडेंट ने A1 मेजर किया, दूसरे ने A2 किया, तीसरे ने A3 किया, चौथे ने A4 किया, तो रैंडम एरर जो होगी A0 वो क्या होगी बेटा, वो होगी, आप बोलोगे सर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, ये रैंडम एरर। आपको सिंपली ध्यान रखना है बेटा, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये हाउ वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर इन अ गिवन डेटा, तो आपको रैंडम एरर का पता चला। रैंडम एरर ऐसी है सर जिसका रीजन हमें पता है लेकिन हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। फिर आता है बेटा आपका एब्सोल्यूट एरर। थर्ड आता है बेटा आपका एब्सोल्यूट एरर। थर्ड आता है बेटा आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? ये डिफरेंस है किसका? एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू मीन वैल्यू। इसको अगर मैं मीन वैल्यू बोलूं, क्या बोलूं बेटा इसको? मीन वैल्यू, है ना। तो ये एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर कैसे है मैं आपको बताऊं कि पहला जो मेजर्ड यूनिट है उसका डिफरेंस किससे? AM से। तो डेल्टा A1 जो होगा कि पहले मेजर्ड आपका जो पहला ऑब्जर्वेशन है उसमें मीन, ये जो रैंडम एरर था उसका वेरिएशन कितना है, तो ये होता है बेटा AM माइनस A1 या A1 माइनस AM, रेसिप्रोकल, इट डजंट मैटर बेटा। एरर में प्लस माइनस और इसके सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको थोड़े बाद में बताऊंगा, ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोलोगे सर डेल्टा A2 मतलब A1 में एब्सोल्यूट एरर कि A1 का जो मेजर्ड था, A1 ने जो मेजरमेंट लिया ऑब्जर्वेशन, उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है, तो आप बोलोगे सर मीन से कितना वेरिएशन है, वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर इन A1। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर इन A2 क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे A मीन माइनस A2, ऐसा। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर नेक्स्ट क्या होता है बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब आपको एब्सोल्यूट एरर जो है उसका मीन ले लेना है। मीन आपका जो एब्सोल्यूट एरर था उस सबका क्या ले लेना है? मीन। तो आप बोलोगे डेल्टा AM वो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n। अगर मैं n ऑब्जर्वेशंस ले रहा हूं और उन सबका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 डेल्टा A2, देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप आपको मूव करना है। सबसे पहला रैंडम एरर, तो रैंडम एरर के लिए हम निकालेंगे कि A1 जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस है उन सबका हमने एवरेज निकाल लिया, तो वो क्या हो गया? हमारा रैंडम एरर हो गया। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर कि हमारा जो रैंडम एरर से हमारा जो मेजर्ड क्वांटिटी उसका डिफरेंस कितना है, वो हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर। आफ्टर दैट मीन एब्सोल्यूट एरर मींस हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है उसका हमें क्या ले लेना है? मीन ले लेना है। हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है उसका हमें क्या ले लेना है? मीन ले लेना है। अच्छा, बात करते हैं फिर रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल दीज। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, अच्छा यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा बेटा रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर है क्या? तो मैं आपसे बोलूं द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या है? तो रिलेटिव एरर अगर मान लो कि आपको डिफाइन करना है तो बेटा वो क्या लिखोगे? ये डेल्टा A मीन जो आया ना, ये डेल्टा A मीन जो आया अगर उसको आपने डेल्टा AM से डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या है? डेल्टा AM क्या था बेटा? तो आप बोलोगे डेल्टा AM जो था वो आपका था इधर से। देखो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो है बेटा रिलेटिव एरर क्या है? द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, इट मींस ये क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to
मीन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, मीन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। मतलब ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर तो कौन है बेटा आपका, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय आपने मेजर्ड क्या किया था, एम। बेटा यहां जो मैंने हटा दिया रैंडम एरर में मैं लिख रहा था ना, एम इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एम एन। तो ये क्या था बेटा, आप रैंडम एरर वाला जो था ना तो उसको बोलते थे मेजर्ड मीन था। बेटा मैंने 5 ऑब्जर्वेशंस लिए तो मैं क्या लिख रहा था, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डिवाइडेड बाय 5। तो वो हमारा क्या था, मेजर क्वांटिटी का मीन था। उसको अगर मैंने डेल्टा am से डिवाइड कर दिया, डेल्टा मीन मतलब उसके डिफरेंस के मीन को रेशियो ले लिया a मीन के साथ, तो ये क्या होता है बेटा, रिलेटिव एरर होता है। क्या होता है ये, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, टू मीन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। अच्छा अगर हम इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे, अभी अगर हम इसी को क्या कर दे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे, तो हम उसको बोल सकते हैं परसेंटेज एरर। उसको हम क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज या फ्रैक्शन एरर भी बोल सकते हैं कि ए मीन का उस मीन के डिफरेंस के साथ कितना रेशियो है वो क्या होगा। अगर परसेंटेज एरर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, परसेंटेज एरर। हो सकता है आपको परसेंटेज एरर पूछे, तो परसेंटेज एरर क्या होता है बेटा, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में आ जाएगा बेटा, परसेंटेज एरर में आ जाएगा। सो दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ एरर्स, दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ एरर्स। आपको ध्यान रखना है, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर एंड इन द लास्ट परसेंटेज एरर, इन द लास्ट परसेंटेज एरर। ओके अब हमने सर आपने जो है हमें टाइप ऑफ एरर तो बता दिया, आपने टाइप ऑफ एरर तो बता दिया। अब हमें तो ये देखना है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि एरर कितना है। और जनरली आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज एरर, जनरली आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, 99.9% टाइम्स आपसे पूछा जाएगा यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन अ गिवन फॉर्मूला। ओके अच्छा आप तो मेरे को ये चीज बताइए, तो परसेंटेज एरर में हमें क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि दो चीजों को हमें ऐड करना पड़े, दो चीजों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़े, हो सकता है हमें डिवाइड करना पड़े, या हो सकता है हमें मल्टीप्लाई करना पड़े। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द एरर इन अलजेब्रिक ऑपरेशन।